नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ख़ास तौर पर उनकी किताब टर्निंग पॉइंट से जो विचार निकले हैं उन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हाँ, नमस्कार। और ये जो जानकारी है हमारे पास, ये उसी किताब के सार और उसके विश्लेषण पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज का मकसद सिर्फ उनकी कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि जो विश्लेषण हुआ है उससे जो ज़रूरी बातें निकली हैं, जो सबक हैं, उन्हें समझना है। सही। आप सोचिए, एक वैज्ञानिक है ना, मिसाइल मैन, और वो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचते हैं, राष्ट्रपति भवन। लेकिन उससे भी बड़ी बात शायद ये है कि वो जनता के राष्ट्रपति कहलाए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक सोच थी, काम करने का तरीका था। आज हम इसी पहलू को और उनके विजन को हमारे स्रोत विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को। हाँ, तो राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल वो 2002 से 2007 तक था। हाँ। और ये जो जनता का राष्ट्रपति वाली बात है, जैसा आपने कहा भी, ये कोई मतलब सिर्फ कहने की बात नहीं थी। अच्छा। स्रोत विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि ये उनके काम करने के तरीके की बुनियाद थी, एकदम कोर में थी ये बात। उन्होंने खुद को जो रोज की पॉलिटिक्स होती है, जो खींचतान होती है, हाँ, उससे जानबूझकर थोड़ा अलग रखा। ओके। उनका जो कनेक्शन था वो सीधा भारत के लोगों से था। अच्छा। खासकर युवाओं से, बच्चों से। सूत्र ये भी बताते हैं कि वो अक्सर अपने तयशुदा कार्यक्रम से हटकर भी आम लोगों से मिलने का, छात्रों से मिलने का टाइम निकालते थे, उनकी बातें सुनते थे। मतलब ये कोई दिखावा या राजनीतिक स्टंट नहीं था? नहीं, विश्लेषण तो यही कहता है कि ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। उनका पूरा फोकस विकास और प्रेरणा पर था। ये दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने इस पद की जो एक पारंपरिक छवि है उसको बदला। हाँ। राष्ट्रपति भवन को भी, जैसा सूत्र बताते हैं, उन्होंने एक तरह से पीपल्स भवन बनाने की कोशिश की। आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए दरवाजे ज्यादा खोले। बिल्कुल, ये वाकई उस जनता वाले पहलू को दिखाता है। सही। और इसी जन केंद्रित सोच से जुड़ा हुआ था उनका वो बड़ा सपना, इंडिया 2020 विजन। हाँ, इंडिया 2020 काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक डेडलाइन या टारगेट नहीं था। या ये एक पूरा दर्शन था, एक फिलॉसफी थी। स्रोत विश्लेषण साफ करता है कि कलाम जी का मानना था कि 2020 तक भारत को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, हाँ, अच्छा, बल्कि ज्ञान में, मूल्यों में, क्षमताओं में, हर तरह से एक विकसित राष्ट्र बनना है। सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि ज्ञान और मूल्यों पर भी जोर। ये बात अक्सर थोड़ी पीछे रह जाती है। हाँ, ये अहम है। तो इस विजन को हकीकत बनाने के लिए साधन क्या थे? स्रोत विश्लेषण इस पर क्या कहता है? देखिए, स्रोत विश्लेषण बताता है कि इसके कोर में 3 पिलर थे: शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ नारे नहीं थे। कलाम जी मानते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो सिर्फ डिग्री ना दे, बल्कि युवाओं में क्रिएटिविटी जगाए, जिज्ञासा जगाए और एक नैतिक जिम्मेदारी की भावना वो पैदा करे। और विज्ञान प्रौद्योगिकी, वो तो उनका अपना क्षेत्र था। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सिर्फ लैब तक सीमित नहीं देखते थे। वो मानते थे कि इनका इस्तेमाल आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनके समाधान निकालने में होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने खास तौर पर कुछ एरिया पहचाने थे जहां उन्हें लगता था कि भारत दुनिया को लीड कर सकता है। यहीं पर प्रौद्योगिकी पर उनका जो गहरा विश्वास था वो सामने आता है। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो खुद वैज्ञानिक थे, तो उनका नजरिया शायद ज्यादा प्रैक्टिकल और दूर का सोचने वाला था। सही। हाँ, और स्रोत विश्लेषण इस बात को साफ करता है कि उनका टेक्नोलॉजी पर जोर सिर्फ मॉडर्न दिखने के लिए नहीं था। तो फिर ये आत्मनिर्भरता का रास्ता था उनके लिए। वो अक्सर कहते थे कि असली ताकत दूसरों से खरीदी नहीं जा सकती, वो खुद बनानी पड़ती है। ये बात तो सही है। उन्होंने आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और खासकर स्पेस साइंस, इन क्षेत्रों में भारत की जो क्षमता थी उसको पहचाना और उसे पुश दिया। अंतरिक्ष कार्यक्रम में तो उनका योगदान हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो जग जाहिर है। लेकिन वो इसे सिर्फ रॉकेट उड़ाने तक नहीं देखते थे। सूत्र बताते हैं कि वो हमेशा पूछते थे कि भाई, इस स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसानों के लिए, मछुआरों के लिए कैसे हो सकता है। मौसम की भविष्यवाणी हो, कम्युनिकेशन हो, रिसोर्स मैपिंग हो। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी का मकसद सिर्फ तरक्की दिखाना नहीं, बल्कि एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की जिंदगी बेहतर करना था। एग्जैक्टली। और इसी सोच का एक ठोस रूप था उनका वो पूरा वाला कॉन्सेप्ट, है ना? सही पकड़ा। पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देना। स्रोत विश्लेषण इसे कलाम जी की सबसे अहम और मौलिक पहलुओं में से एक मानता है। ये सिर्फ गांव में सड़क या बिजली पहुंचाने जैसा था या कुछ और गहरा था?
नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। इसके पीछे सोच थी शहर और गांव के बीच का जो गैप है हाँ, जो बहुत बड़ा है। उसे कम करना, अवसरों को डिसेंट्रलाइज करना। वो मानते थे कि अगर गांव में ही अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ केयर हो, रोजगार के मौके हों, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, तो लोगों को शहरों की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। और स्रोत विश्लेषण शायद ये भी बताता है कि पूरा सिर्फ एक सरकारी योजना की तरह नहीं देखा उन्होंने। बिल्कुल नहीं। इसमें उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, लोकल कम्युनिटीज की भागीदारी पर जोर दिया। वो इसे एक तरह का जन आंदोलन बनाना चाहते थे। अच्छा, मतलब सबका साथ जरूरी था। हाँ, उनका मानना था कि विकास ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, उसे नीचे से, मतलब लोगों की भागीदारी से आना चाहिए। पूरा का लक्ष्य था गांव को आर्थिक रूप से वाइब्रेंट बनाना, सामाजिक रूप से सशक्त करना। तो ये उनके इंडिया 2020 विजन का एक प्रैक्टिकल प्लान जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। एक ऐसा भारत जहां विकास सबका हो और उसका फायदा हर नागरिक तक पहुंचे। ये दिखाता है कि उनके लिए टेक्नोलॉजी और सोशल जस्टिस, ये दोनों साथ साथ चलते थे। और इन सारे बड़े सपनों को, चाहे वो इंडिया 2020 हो या प्यूरा, इनको पूरा करने की जिम्मेदारी वो सबसे ज्यादा किस पर देखते थे? जाहिर है, युवाओं पर। हो बिल्कुल, युवाओं में उनका विश्वास तो मतलब अटूट था। उनका कनेक्शन युवाओं से एक मिसाली है। हाँ, और स्रोत विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ भाषणों की बात नहीं थी। वो सचमुच मानते थे कि भारत का भविष्य युवाओं के कंधों पर है और उनकी एनर्जी को सही दिशा देना सबसे जरूरी काम है। उनका वो मशहूर कोट भी है। हाँ हाँ, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में परिणत होते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक कहावत नहीं थी। नहीं, ये उनका जीवन दर्शन था, जीने का तरीका था। और सूत्र बताते हैं कि वो सिर्फ सपने देखने को नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें पाने का रास्ता भी सुझाते थे। ज्ञान, मेहनत, लगन। सही। वो जब छात्रों से मिलते थे तो उनसे सवाल पूछते थे, उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे, उनकी जिज्ञासा जगाते थे। यहाँ आकर्षक बात यह है, जैसा स्रोत विश्लेषण बताता है, कि कलाम जी का युवाओं से जो संवाद था वो वन वे नहीं था। अच्छा, मतलब वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वो उनसे सीखते ही थे। वो युवाओं के जो नए आइडियाज होते थे, उनके सवाल, उनकी जो एक बेचैनी होती है, उसको महत्व देते थे। वाह। उनका मानना था कि युवा मन जो है वो पूर्वाग्रहों से, मतलब बायस से काफी हद तक मुक्त होता है। उसमें लीक से हटकर सोचने की क्षमता होती है। तो वो उन्हें सिर्फ भविष्य के नागरिक नहीं मानते थे? नहीं, वर्तमान के भागीदार मानते थे, पार्टनर मानते थे। उन्होंने लाखों छात्रों को प्रेरित किया कि वो बड़े लक्ष्य रखें और उन्हें हासिल करने के लिए बस जुट जाएं। ये उनकी लीडरशिप का एक बहुत अहम पहलू था, अगली पीढ़ी को तैयार करना। तो ये जो सारी बातें हमने की, उनका जनता से जुड़ाव, इंडिया 2020 विजन, टेक्नोलॉजी और पूरा पे जोर, युवाओं में विश्वास, इन सब से हम क्या अहम सबक सीख सकते हैं? जैसा कि स्रोत विश्लेषण इशारा करता है, आपने नेतृत्व की बात की, क्या वो एक मुख्य सबक है? हाँ, लीडरशिप निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सबक है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत विश्लेषण कलाम जी के जीवन और विचारों से कई महत्वपूर्ण सबक निकालता है। जैसे कि पहला तो यही कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ पद या अधिकार नहीं होता, वो जिम्मेदारी है, प्रेरणा है। कलाम जी ने दिखाया कि सच्चा लीडर वो है जो लोगों को एक कॉमन पर्पस के लिए एक साथ लाता है, उनमें विश्वास जगाता है और उनकी जो बेस्ट क्षमताएं हैं उनको बाहर लाता है। जैसे हमने युवाओं के कॉन्टेक्स्ट में देखा, वो एम्पावरमेंट में विश्वास करते थे। दूसरा सबक शायद कठिनाइयों से जुड़ा है। उनका अपना जीवन भी तो काफी संघर्ष वाला रहा। बिल्कुल, ये दूसरा महत्वपूर्ण सबक है जो स्रोत विश्लेषण सामने लाता है। कलाम जी का जीवन खुद इस बात का सबूत है कि बाधाएं और असफलताएं वो अंत नहीं होती। सही। बल्कि वो हमें मजबूत बनाती हैं, नए रास्ते दिखाती हैं। चाहे वो बचपन की गरीबी हो या साइंटिस्ट के तौर पर जो चुनौतियां आई, उन्होंने हर मुश्किल को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। टर्निंग पॉइंट्स नाम ही शायद इसी तरफ इशारा करता है। हाँ बिल्कुल, कि जीवन के जो निर्णायक मोड़ होते हैं वो अक्सर चुनौतियों के रूप में ही आते हैं। और तीसरा सबक निर्णयों से जुड़ा हुआ, खासकर जब आप इतने ऊंचे पद पर हों। हाँ, तीसरा अहम सबक जो स्रोत विश्लेषण बार बार रेखांकित करता है वो है निर्णयों का आधार, मतलब आप फैसले किस बेसिस पर लेते हैं। ठीक है। कलाम जी का मानना था कि बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा व्यापक जनहित और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए, न कि किसी तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए या किसी छोटे ग्रुप के स्वार्थ के लिए। उदाहरण के तौर पर
चाहे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हो या कोई और सेंसिटिव मुद्दा। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। उनका वो जनता का राष्ट्रपति होना सिर्फ व्यवहार में नहीं, उनके फैसलों में भी झलकता था। ये तीनों सबक, नेतृत्व मतलब प्रेरणा, कठिनाइयां मतलब अवसर और निर्णय जनहित में, ये सिर्फ डॉक्टर कलाम के जीवन पर ही लागू नहीं होते, ये तो शायद हम सबके लिए प्रासंगिक है। निश्चित रूप से ये यूनिवर्सल लेसन्स हैं, और यही बात इस स्रोत विश्लेषण को खास बनाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों और मूल्यों का विश्लेषण है जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने काम में अपना सकता है। तो इस सब का क्या अर्थ निकलता है? ये जो पूरी हमने चर्चा की, डॉक्टर कलाम के विजन, उनके काम और टर्निंग पॉइंट्स के विश्लेषण से निकले सबकों की, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ शायद यही है कि डॉक्टर कलाम की कहानी या टर्निंग पॉइंट्स का विश्लेषण ये सिर्फ कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है। हाँ, जैसा स्रोत का निष्कर्ष भी कहता है, ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा है, एक गाइड है। ये हमें याद दिलाता है कि एक अकेला व्यक्ति भी अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी दूरदर्शिता से कितना बड़ा फर्क ला सकता है। सही। ये हमें बड़े सपने देखने, ज्ञान हासिल करने, चुनौतियों का सामना करने, हाँ, और सबसे बढ़कर अपने समाज और देश के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित करता है, चाहे हम किसी भी रोल में हों, किसी भी प्रोफेशन में हों। एकदम सही कहा। स्रोत विश्लेषण इस बात पर भी जोर देता है कि कलाम जी का जो राष्ट्रवाद था वो संकीर्ण नहीं था। वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते थे। पूरी दुनिया एक परिवार है। हाँ, लेकिन साथ ही वो भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह कमिटेड थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता यानी पर्सनल एक्सीलेंस और सबका भला यानी कलेक्टिव वेलफेयर, ये साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि चलनी चाहिए। विज्ञान और अध्यात्म, आधुनिकता और मूल्य, व्यक्तिगत सपने और राष्ट्रीय लक्ष्य, इन सब के बीच एक संतुलन साधना। हाँ, शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम, ये उनके व्यक्तित्व की एक और खासियत थी। स्रोत जरूर इस पर भी ध्यान दिलाता होगा। हाँ, स्रोत विश्लेषण इस पहलू को भी छूता है। वो एक केनिष्ठ मुसलमान थे, लेकिन सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते थे। भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, उसमें उनकी गहरी आस्था थी। वो अक्सर भगवद गीता और तिरुकुरल का जिक्र करते थे। उनके लिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये दो विरोधी चीजें नहीं थी, बल्कि सत्य की खोज के दो अलग अलग रास्ते थे जो आखिर में एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, मानव कल्याण और इस यूनिवर्स को समझना। ये संतुलन आज के दौर में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और बहुआयामी चर्चा रही। हाँ, और जाते जाते ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि डॉक्टर कलाम ने तकनीकी प्रगति को जन केंद्रित विकास से जोड़ने का जो मॉडल दिया, खासकर पुरा जैसी पहलों के जरिए, और जिस तरह उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने पर जोर दिया। हाँ। आज के भारत की जो चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ती असमानता है, रोजगार पैदा करने की चुनौती है, क्लाइमेट चेंज है, इन सब के संदर्भ में उनके इन सिद्धांतों को और प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको विचार करना चाहिए।